अस्सलाम वालेकुम। कल जो है फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स के बारे में देख रहे थे, उसके कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे असाइन के डीएच पैरामीटर्स कैसे आउट किए। आज जो है उसी को फर्दर प्रोसीड करेंगे। जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स जो एंड टू एंड निकालना है, यानी कि एन इफेक्टर से लेके बेस कोऑर्डिनेट सिस्टम, रेफरेंस कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसकी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, उसके मेथड को आज हम डिस्कस करेंगे। फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स का पर्पस क्या होता है, रिपीट कर रहा हूँ। फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स the purpose of the forward kinematics is to define position and orientation of the end effect with respect to the coordinate system, provided the length of the links and the joint angles are known. फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स में हमें पोजीशन ओरिएंटेशन जो एंड फैक्टर की है वो गिवन होती है विद रिस्पेक्ट टू द बेस कोऑर्डिनेट सिस्टम। लेंथ ऑफ द लिंक्स और जॉइंट एंगल भी हमें गिवन होते ही हमें मालूम होते हैं। ये पर्पस होता है फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स का। अब हम देखते हैं कि हम फर्दर कैरी आउट कैसे करेंगे इस फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स को। इन द सेम वे वी डिड इन द 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम serial manipulator. Our aim is to determine T5 with respect to the 0, that is जो हमें स्क्रीन पे भी ये नजर आ रहा है T5 with respect to 0। ये इसको रीड कैसे करते हैं? T5 with respect to 0 का मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है, द T मैट्रिक्स को of 5 with respect to 0, that is and effector with respect to the base coordinate system, that is and effector, यानी जो 5 है हमारे पास with respect to the base coordinate system। इधर हमने फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स को फर्दर प्रोसीड करना है, इसको फर्दर कैरी आउट करना है। तो अब T5 विद रिस्पेक्ट टू 0 ये हमारे पास इक्वल होगा T1 विद रिस्पेक्ट टू 0, यानी जो हमने परफॉर्म किया T1 विद रिस्पेक्ट टू 0, T2 विद रिस्पेक्ट टू 1, T3 विद रिस्पेक्ट टू 2, T4 विद रिस्पेक्ट टू 3 एंड T5 रिस्पेक्ट टू 4। ये सब चीजें हम इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे, तो तब जाके फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स का प्रॉब्लम ये सॉल्व होगा। नाउ वी ट्राई टू फाइंड आउट ईच ऑफ देयर ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। हमें हर किसी का ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा। नाउ व्हाट वी विल हैव टू डू इज वी विल we will solve it by the DH parameters table. I am just going to concentrate ये सॉल्व करने का तरीका। पहले हमने सबसे पहले जो स्टेप्स किए थे मंडे को, उसमें हमने असाइन किया था कोऑर्डिनेट सिस्टम। कल हमने डीएच पैरामीटर्स टेबल कैसे सॉल्व करते कल हमने वो देखा, और आज इसके मैट्रिक्स कैसे सॉल्व होंगे, एक मैट्रिक्स कैसे प्रोसीड होंगे, आज हम उसको देखेंगे। ये सब चीज़ें एक दूसरे से इंटरलिंक के। सबसे पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम आनी चाहिए आपको, देन डीएच पैरामीटर्स कैसे सॉल्व करते हैं, इसके बाद डीएच पैरामीटर्स टेबल की मदद से इसके मैट्रिक्स को कैसे सॉल्व करेंगे। तो डीएच पैरामीटर्स टेबल हम देखें, हमारे पास डीएच पैरामीटर्स टेबल इस स्क्रीन पे राइट साइड पे सबसे टॉप पे है। इसमें हमारे पास 5 हमारे पास फ्रेम थे। फ्रेम 1, फ्रेम 2, फ्रेम 3 एंड फ्रेम 4। तो स्क्रू जेड और स्क्रू एक्स की मदद से हमने इसको सॉल्व आउट किया था। ये हमारे पास स्क्रू जेड होता है और दिस इज माई स्क्रू एक्स। अब फ्रेम 1 को अगर हम देखें, ये मेरे पास फ्रेम 1 है। अगर मैं फ्रेम 1 की बात करें और हम अगर कंसंट्रेट करें फ्रेम 1 पे, फ्रेम 1 मेरे पास क्या है, थीटा आई की वैल्यू थीटा 1, डी आई की वैल्यू ऑफसेट की वैल्यू 0, अल्फा आई जो है और ए आई जो है वो मेरे पास 0 है। नाउ हेयर यू विल सी आवर रोटेशन इज, अगर हम थीटा आई की बात करें तो हमारे पास
थीटा आई की जो रोटेशन है वो थीटा 1 है, और डी आई हमारे पास क्या है 0 है, इसको छोड़ देंगे, और एल्फा मेरे पास क्या है -90, और ए आई की वैल्यू मेरे पास है 0। बेटे जिससे भी माइक कौन है ऑफ कर दें। सही, हमारे पास एक रोटेशन है थीटा 1, थीटा आई की वैल्यू जो मेरे पास है वो थीटा 1 है, डी आई की वैल्यू जो है वो 0 है, एल्फा आई की वैल्यू -90 और ए आई की वैल्यू 0। Now this rotation θ1 is rotation of जो ये θ1 है, ये क्या है मेरे पास, ये रोटेशन अबाउट z बाय द एंगल θ1, एंड दिस रोटेशन इज अबाउट z बाय एंगल -90। ये हमने कल फाइंड आउट किया था, ये कैसे है, कल हमने फाइंड आउट किया था। दिस θ1 इज द रोटेशन, ये वो रोटेशन है जो हम z पे देते हैं, और ये जो हमारे पास अल्फा आई है, ये रोटेशन है हमारे पास जो हम रोटेशन ऑफ x अबाउट x पे लेते हैं, और उसकी वैल्यू हमारे पास आई थी -90। अभी हम रेमन को बस as I told, we follow the particular sequence, जैसे बताया, जो डिस्कस किया था पहले भी, कि हम इस सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। यानी सबसे पहले थीटा आई निकालेंगे, देन डी आई को सॉल्व करेंगे, एल्फा आई एंड ए आई, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए, और हम जाएंगे भी इसी सीक्वेंस में, स्क्रू जेड और स्क्रू एक्स के सीक्वेंस में हम जाएंगे। अगर हम ये रूल फॉलो करते हैं स्क्रू जेड और स्क्रू एक्स का, तो आसानी के साथ हम लिख सकते हैं T1, अगर हम ये रूल फॉलो कर रहे हैं, T1 विद रिस्पेक्ट टू 0, हाँ ये सब चीजें निकालनी है, T1 विद रिस्पेक्ट टू 0, T2 विद रिस्पेक्ट टू 1, T3 एंड T5 विद रिस्पेक्ट टू 4। आप इंडिविजुअल और सीक्वेंस में हम ये चीजें मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे सॉल्व करेंगे वो हम देख रहे हैं। सबसे पहले हमने निकाला T1 विद रिस्पेक्ट टू 0। अब T1 विद रिस्पेक्ट टू 0 को अगर हम देखें, तो T1 विद रिस्पेक्ट टू 0 की एक्सप्रेशन लिखी है रोटेशन ऑफ Z कॉमा थीटा आई, रोटेशन ऑफ x -90 डिग्री। अब ये कैसे आ गई, ये हमारे पास ऐसे एक्सप्रेशन हमने ड्राइव की, ये इधर लिखी हुई है। हम जानते हैं ये क्या है, रोटेशन ऑफ थीटा आई, और ये कहाँ पर होता है, ये z पे होता है, ये z पे होता है। तो ये थीटा आई हमने क्या किया, हमने ला के यहाँ पर लिख दिया रोटेशन ऑफ z थीटा आई, और ये रोटेशन ऑफ x -90 कैसे आ गई, ये हमारे पास मालूम है, ये हमारे पास x है, ये वाला पोर्शन हमारे पास क्या होता है x। इसमें फ्रेम 1 में जो एंगल आया हमारे पास वो आया x -90। तो यहाँ से हमने ये टर्म्स एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पर लिख लिया उसको। अब हमें इसके बाद क्या करना है, अब हमें मालूम होना चाहिए कि रोटेशन ऑफ z कॉमा थीटा आई का मैट्रिक्स क्या होगा, और रोटेशन ऑफ x कॉमा -90 का मैट्रिक्स क्या होगा। अगर हम बात करें रोटेशन ऑफ z कॉमा थीटा आई, इसका मैट्रिक्स मेरे पास क्या होगा, ये एक 4x4 मैट्रिक्स होगा। अगर मैं बात करूं रोटेशन ऑफ z कॉमा थीटा 1, इसका मैट्रिक्स मेरे पास होगा रोटेशन ऑफ z मतलब, इसका मैट्रिक्स मैं जानता हूं, ये मेरे पास एक 4x4 का मैट्रिक्स होगा। जब हम कोऑर्डिनेट सिस्टम असाइन कर रहे थे, जब मैट्रिक्स इसके निकाले थे हमने,
तो हमें अगर दी है तो मैं इधर दिख रहे तो आपके पास रोटेशन ऑफ जेड कॉमा थीटा आई का मैट्रिक्स क्या होगा मेरे पास है कॉस थीटा वन। ये मेरे पास मैट्रिक्स है 4x4 रोटेशन ऑफ जेड विथ थीटा वन। अगर हम ये मैट्रिक्स इस टर्म को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह का मैट्रिक्स होगा शुरू शुरू में। अगर हम ये देखो रोटेशन ऑफ एक्स विद 90 तो इसका मैट्रिक्स क्या होगा? अगर रोटेशन ऑफ, अगर मैं इसकी रोटेशन निकालूं, रोटेशन ऑफ एक्स माइनस 90, अगर मैं इसका मैट्रिक्स निकालूं तो इसका मैट्रिक्स मेरे पास क्या होगा? इसका मैट्रिक्स कुछ इस तरह से होगा। ये प्रीवियस स्लाइड में ये सॉल्व हुआ है आपके पास। रोटेशन जो एक्स जेड और वाई पे हम जो रोटेशन निकालते हैं इसका मैट्रिक्स हमारे पास इसके एक्सप्रेशन। मैं कॉस को शॉर्ट में लिख रहा हूँ सी। ये एस जो है ये साइन पे शो कर रहा। साइन माइनस 90, ये मेरे पास मैट्रिक्स है रोटेशन ऑफ एक्स विद माइनस 90। अब अगर हम इस मैट्रिक्स में नोट डाउन करें, ये जो मेरे पास मैट्रिक्स है इसमें एक पोजीशन की टर्म है और एक रोटेशन की टर्म है। ये पार्ट जो मेरे पास कहलाता है, ये वाला जो पार्ट कहलाता है, दिस पार्ट, दिस पार्ट इज नोन एज रोटेशन। और जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट कहलाता है इसमें पोजीशन का। ये पार्ट कहलाता है मेरे पास पोजीशन का और ये पार्ट मेरे पास कहलाता है मैट्रिक्स में रोटेशन का। दिस ऑल्सो अ पोजीशन, ये मेरे पास पोजीशन का पार्ट है। और ये वाला जो पार्ट है मेरे पास, ये वाला जो हिस्सा है, ये मेरे पास है रोटेशन का। दिस वन इज फॉर रोटेशन। अब अगर हम इस मैट्रिक्स को गौर से देखें तो
जो पोजीशन के जो मैट्रिक्स है मेरे पास, जो पोजीशन के मैट्रिक्स है उसके जो एलिमेंट्स है जैसे 0 0 0। अब हम देखें इसमें कोई पोजीशन की डिस्प्लेसमेंट जो मूवमेंट नहीं हुई, कोई भी पोजीशन की मूवमेंट इसमें नहीं हुई, सब एलिमेंट्स क्या है 0 0 0। अगर हम इसमें देखें रोटेशन ऑफ एक्स माइनस 90 में, तो इसमें भी जो पोजीशन की जो टर्म्स हैं वो सब क्या है 0 0 0। तो इसका मतलब क्या है कि ये प्योर रोटेशन का मैट्रिक्स है, ये प्योर रोटेशन का मैट्रिक्स है, इसमें पोजीशन के एलिमेंट्स है ही नहीं। सिमिलरली रोटेशन ऑफ जेड कॉमा थीटा वन, हमारे पास पोजीशन का इंटरफेयर नहीं है, और रोटेशन ऑफ एक्स कॉमा माइनस 90 ये भी हमने देखा, इसमें भी पोजीशन क्या है वो 0 है। तो दिस 4x4 मैट्रिक्स विल हैव मल्टीप्लाई, दोनों 4x4 मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह का रिजल्ट आता है, जो कि यहाँ पर स्क्रीन पे ग्रीन है हाईलाइटर से आपके पास शो हो रहा है। तो t1,0 रोटेशन z, 1 इंटू रोटेशन z x माइनस 90, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह का मैट्रिक्स आ जाएगा। इन दोनों को आपने अगर मल्टीप्लाई किया, जैसे cos थीटा वन को आपने 1 के साथ इधर मल्टीप्लाई किया तो इधर क्या आ जाएगा C1। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जैसे करते हैं वैसे इसको मल्टीप्लाई करके इसका रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा। तो जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल मैट्रिक्स जो हमें मिलेगा T1 विद रिस्पेक्ट टू 0, जो फाइनल मैट्रिक्स हमें मिलेगा T1 विद रिस्पेक्ट टू 0 कुछ इस तरह का होगा, C1 S1 0 0 ऐसे। अगर हम इसका इन्वर्स ले लेते हो, जैसे T1 विद रिस्पेक्ट टू 0 इसका इन्वर्स अगर मैं ले लेता हूँ तो जो कॉलम्स होंगे वो रोज बन जाएगी, जो रोज होंगे वो कॉलम्स बन जाएंगे। नाउ इफ यू हैव सी आई हैव मल्टीप्लाइड रोटेशन मैट्रिक्स, तो जब हमने इन दो रोटेशन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया तो एक प्योर रोटेशन मैट्रिक्स मेरे पास आ जाएगी। और जो पोजीशन की टर्म्स हैं, जो ये पोजीशन की टर्म्स हैं इधर भी 0 0 0 आएंगी। तो इसका मतलब क्या है कि जो यहाँ पे पोजीशन है ये पोजीशन की जो ये वाली टर्म्स है ये मेरे पास क्या आएंगी, ये 0 आएगी। ये क्या शो कर रहा है, इसका मतलब ये है कि दैट इज द प्योर रोटेशन मैट्रिक्स। And if I want to find out the inverse of this particular matrix, very easily I can find out the inverse of this particular matrix and this transpose of the matrix. Now I try to find out the transpose of the matrix, and then transpose of the matrix का इसका inverse होगा अगर मैं उसको find out करूँगा। तो जो हमारी रोज होंगी उसमें क्या होता है वो कॉलम्स बन जाते हैं, और जो कॉलम्स होते हैं वो हमारे पास रोज बन जाती है। तो क्या किया है, जो ये वाली टर्म थी मेरे पास C1 0 0 S1, अब C1 S1 0 0 ये हमारे पास इधर कॉलम्स में थी, ये हमारे पास कॉलम में। तो अगर हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो वो रोज में आ जाएगी। ये तो हमें मालूम ही है, खैर ये बात तो बताने वाली इतनी खास नहीं है। सो इन फ्यूचर वी मे नीड दिस पर्टिकुलर इनवर्स, हाउ टू यूटिलाइज दिस पर्टिकुलर इनवर्स। ये एक वैसी इंफॉर्मेशन बतानी थी कि अगर इनवर्स निकालो तो कैसे निकाल लेंगे। इसके बाद हमने T1 विद रिस्पेक्ट टू 0 तो ले लिया, अब हमने निकालना है T2 विद रिस्पेक्ट टू 1, इसके बाद T3 विद रिस्पेक्ट टू 2, T4 विद रिस्पेक्ट टू 3, T5 विद रिस्पेक्ट टू 5। ये सब चीज़ें हमें निकालती है मैट्रिक्स फॉर्म में। अब हम आते हैं T2 विद रिस्पेक्ट टू 1। अब T2 विद रिस्पेक्ट टू 1 के लिए हम फ्रेम नंबर 2 पे जाएंगे, हम फ्रेम नंबर 2 पे जाएंगे और हम ऐसे ही मूव करेंगे, यानी कि स्क्रू जेड। सबसे पहले हम स्क्रू जेड निकालेंगे, यानी जो वैल्यू आई होंगी उसको हम इंप्लीमेंट करेंगे। देन स्क्रू एक्स, दिस इज माय स्क्रू एक्स एंड दिस इज माय स्क्रू जेड। सही। जब हम फ्रेम 2 की बात कर रहे हैं यानी T2 विद रिस्पेक्ट टू
वन की बात कर रहे हैं जो हमने डी एच पैरामीटर्स में लिखा है। T2 विद रिस्पेक्ट टू जीरो, इसमें हमारे पास एक वैल्यू है z की रोटेशन पे थीटा 2, और एक ट्रांसलेशन की वैल्यू है L1। इसमें रोटेशन की कोई वैल्यू नहीं है, ये रोटेशन की कोई वैल्यू नहीं है, ये ट्रांसलेशन की कोई वैल्यू नहीं है, थीटा 2 एंड L1। तो इसको लिखेंगे कैसे, रोटेशन ऑफ z, हम जानते हैं ये स्क्रू z का स्क्रू z, रोटेशन ऑफ z कॉमा थीटा 2 एंड ट्रांसलेशन ऑफ x अलोंग L1। हमने कुछ नहीं किया, हमने टीएच पैरामीटर्स टेबल से देखा और ये लिख दिया हमने, रोटेशन ऑफ x थीटा 2 एंड ट्रांसलेशन ऑफ x L1। अब इसका भी हमने मैट्रिक्स फॉर्म में दिखना है, तो कैसे लिखेंगे ये देखते हैं और ये करते हैं अभी सॉल्व। डी एच पैरामीटर्स टेबल की मदद से हमने फ्रेम 2 को देखा। फ्रेम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 मेरे पास दो वैल्यूज आई, एक थीटा 2 एक L1। नाउ दिस थीटा 2 जो है वो मेरे पास रोटेशन है अबाउट z, और दिस पर्टिकुलर L1 ये मेरे पास ट्रांसलेशन है अलोंग x। सो दिस थिंग आई एम जस्ट गोइंग टू राइट इट हियर, T2 with respect to 1, rotation of z थीटा 2, ट्रांसलेशन ऑफ x L1। अब मुझे इनकी भी एक्सप्रेशन मालूम है, रोटेशन ऑफ z थीटा 2 की, रोटेशन ऑफ z थीटा 2 की क्या एक्सप्रेशन है, जैसे यहाँ पर थीटा 1 था तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, थीटा 2 माइनस साइन थीटा 2, ये सब चीज़ें दोबारा आ जाएंगी लेकिन थीटा बस चेंज होगा। जब हमें मुझे इसका भी मैट्रिक्स मालूम होगा इसका भी मैट्रिक्स मालूम होगा, तो मैं जब दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा जब दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया, रोटेशन और ट्रांसलेशन को, तो मेरे पास कुछ इस तरह की एक्सप्रेशन लास्ट में मल्टीप्लिकेशन के बाद आ जाएगी। सिमिलरली हम वैल्यूज मालूम करेंगे, रोटेशन ऑफ z थीटा 2 जैसे हमने रोटेशन ऑफ z कॉमा थीटा 1 किया था, और ट्रांसलेशन ऑफ x विद L1, ये सब चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए। हमें मैट्रिक्स इसके लिखेंगे और हमें इसका एक फाइनल मैट्रिक्स आ जाएगा। फॉलोइंग द सेम प्रोसीजर आल्सो वी कैन आल्सो फाइंड आउट द T3 विद रिस्पेक्ट टू 2। T3 विद रिस्पेक्ट टू 2 की अगर बात करें तो मेरे पास एक ये थीटा 3 की वैल्यू है, यानी रोटेशन ऑफ z अलोंग थीटा 3, और ट्रांसलेशन ऑफ x, रोटेशन ऑफ z अबाउट थीटा 3 एंड ट्रांसलेशन ऑफ x अलोंग L2। अगर हम T3 विद रिस्पेक्ट टू 2 की बात करते हैं, तो उस दोनों को भी जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एक रिजल्टेंट आ जाएगा। इसी तरह हम T4 विद रिस्पेक्ट टू 3 करेंगे और T5 विद रिस्पेक्ट टू 4 करेंगे। इन सब को जब हमने मैट्रिक्स निकाल दिया तो हमारे पास हर इंडिविजुअल का रिजल्ट आ गया। हमारे पास हर इंडिविजुअल का रिजल्ट आ गया, क्यों कौन कौन से इंडिविजुअल का रिजल्ट आ गया। T5 अगर मैं करूँ, T5 विद रिस्पेक्ट टू 0, तो मेरे पास रिजल्ट आ गया, या जो सॉल्व करके आया विद रिस्पेक्ट टू 0, T1 विद रिस्पेक्ट टू 0, T2 विद रिस्पेक्ट टू 1, T3 विद रिस्पेक्ट टू 2, T4 विद रिस्पेक्ट टू 3 एंड T5 विद रिस्पेक्ट टू 4। इन सबको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सब चीज़ें जो है, तो हमारे पास जो हमारा टारगेट था वो अचीव हो जाएगा, यानी T5 विद रिस्पेक्ट टू 0 हमें मालूम हो जाएगा। इसमें ज़रा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ज़्यादा है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन ज़्यादा है। जो आपका काम है, जो रोबोटिक्स में जो काम होगा वो शुरू का ही होगा जब आप कोऑर्डिनेट सिस्टम असाइन करेंगे और डीएच पैरामीटर्स बना लेंगे। जब आपने ये सब काम कर लिया उसके बाद सिर्फ मैथमेटिक्स है और कुछ भी नहीं है। T3 विद रिस्पेक्ट टू 2,
अब इन तीनों को आपने मल्टीप्लाई करने जितने कि ये जो 5 आपके पास है ट्रांसपोज, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करना। जब आप हमारे पास ये मैट्रिक्स आ जाएंगे, T1 with respect to 0, T2 with respect to 1, T3 with respect to 2, T4 with respect to 3 and T5 with respect to 4। जब ये सब मैट्रिक्स आ जाएंगे, जब हमारे पास इंडिविजुअल एक्सप्रेशन आ जाएगी सब ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स की, नाउ वी कैन मल्टीप्लाई ऑल ऑफ देम इफ वी वांट टू फाइंड आउट T5 विद रिस्पेक्ट टू 0। अगर हमें मालूम करना है T5 विद रिस्पेक्ट टू 0 तो हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमने इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया, यदि एक जो एक्सप्रेशन आ रही है मेरे पास, इसको ये वाले मैट्रिक्स को T1 विद रिस्पेक्ट टू 0 ये मैट्रिक्स एक लिखेंगे, T2 विद रिस्पेक्ट टू 1 एक ये मैट्रिक्स, T3 विद रिस्पेक्ट टू 2 एक ये मैट्रिक्स, T4 विद रिस्पेक्ट टू 3 एक ये मैट्रिक्स एंड T5 विद रिस्पेक्ट टू 4 एक ये मैट्रिक्स। जब हमने इन सबको लिख दिया और इन सबको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास एक रिजल्टेंट मैट्रिक्स आता है जो कि 4 क्रॉस 4 ही मैट्रिक्स होगा। जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा मेरे पास एक 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स होगा। नाउ दिस 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स is going to carry information of the position and orientation of the end effector with respect to the base coordinate frame। this portion बहुत दफ़ा पहले भी डिस्कस हो चुका है। ये पोर्शन जो मेरे पास ये ओरिएंटेशन को शो करेगा और ये वाला जो पोर्शन है मेरे पास, ये मेरे पास पोजीशन को शो करता है। सही। नाउ हेयर Px, Py and Pz, this is carry the information of position and this V11, V12 up to V33. This is 3 cross 3 matrix and they are actually the elements of the rotation terms. Now if we see the expression of each particular terms, so we will be setting very complex expression। complex expression से बचने के लिए हमने इसको आसानी के लिए, ये अपनी आसानी के लिए ये लिख दिया V11, V12, V13। अब V11 जो इक्वल है, जब मल्टीप्लिकेशन के बाद आया उसकी वैल्यू कुछ ऐसे आई, C1, C2, 3, 4, C5 माइनस S1, S5। और ये मैट्रिक्स में लिखेंगे तो ज़रा बल्कि सा लगेगा। अब ये C2, C1, C2, C3, C4, C5 ये क्या चीज़ है? ये C1 जो है मेरे पास, अगर मैं C1 की बात करूं तो C1 मेरे पास हो जाता है cos थीटा 1। दिस इज C1। अगर C1 की बात करूं, C1 क्या आ जाएगा, cos थीटा 1। अब C2, 3, 4, अब C2, 3, 4 क्या है? अगर हम इसको लिखेंगे C2, 3, 4 को तो इसको हम ऐसे राइट डाउन करेंगे, cos थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस थीटा 4। ये इस तरह लिखेंगे C2 को, C2, 3, 4 को, C2, 3, 4 कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, cos थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस थीटा 4। अगर C5 की बात करें तो C5 लिखा जाएगा cos थीटा 5। cos थीटा 5 आपके पास C5 लिखा जाएगा। अगर S1 की बात करें तो sin थीटा 1, S5 की बात करें तो sin थीटा 5। इसको इसी तरह लिखते हैं। सिमिलरली if we see V13, C1, S2, 3, 4 तो इसको भी ऐसे लिखेंगे, S2, 3, 4 को sin थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस थीटा 4। तो इस तरह से कुछ हमारे पास वैल्यू आ गई है, जिससे इधर वैल्यू आ गई Px की वैल्यू आ गई C1, L1, C2, L2, C2, 3। तो this is the expression of Px, Py and Pz। Such a big expression we are getting for the final matrix। So if we want to solve, तो हमें ये सब प्रोसीजर से
गुजरना पड़ेगा 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम के मैनिपुलेटर के लिए. नाउ इफ आई कंसीडर स्पेशल मैनिपुलेटर like Puma, which is having 6 degree of freedom. So this type of expression become more complex. तो ये एक्सप्रेशन जो है और कॉम्प्लेक्स बन जाएगी. क्यों? 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो उसमें थीटा 6 भी आएगा. और जैसे जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास ज़्यादा होते जाते हैं, इसकी एक्सप्रेशन जो है वो बल्कि होती जाती है. तो जो कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन जो हमें मिलेगी, ईच ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट आर 4x4 मैट्रिक्स, उसमें हमारे पास पोजीशन और ओरिएंटेशन होगी किसकी? एंड इफेक्टर की, विद रिस्पेक्ट टू द बेस कोऑर्डिनेट फ्रेम. एंड दिस इज एक्चुअली द पर्पस ऑफ द फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स. लास्ट में एक दफ़ा फिर रिपीट करते तो फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स जो है वो हम यूज़ करते हैं. वी ट्राई टू रिप्रेजेंट द पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ द एंड इफेक्टर ऑफ द मैनिपुलेटर बेसिक कोऑर्डिनेट फ्रेम की रिस्पेक्ट से. उसमें हमारे पास गिवन होता है लेंथ ऑफ द लिंक, यानी कि L1 और L2, ये इस टाइप की. जैसे इधर हमारे पास L1 L2 गिवन था और हमारे पास थीटा गिवन होंगे, थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 अप टू थीटा 5. अगर 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, अगर 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम तो अप टू थीटा 6. अगर 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो थीटा 1 थीटा 2 और थीटा 3 आर नोन. देन ओनली वी फाइंड आउट the position and orientation by assigning the coordinate frames on each joints. तो अगर हम फिजिकल एग्जाम्पल दें, हमारा जो हाथ है, अगर वो एंड इफेक्टर है, जो हमारी हैंड है, हमारा हाथ, वो अगर सीरियल मैनिपुलेटर है और वो हाथों की जो उंगली है वो हमारे एंड इफेक्टर है, और जो हमारी बॉडी है वो अगर फिक्स बेस हम कंसीडर करें, तो मेरे पास नंबर ऑफ जॉइंट्स, नंबर ऑफ लिंक्स मौजूद है मेरे अपने हाथ में एज अ सीरियल मैनिपुलेटर. अगर हम इसको देखें, विद द हेल्प ऑफ दिस मैनिपुलेटर आई हैव मैनिपुलेट मेनी ऑब्जेक्ट्स. मैं क्या कर सकता हूँ, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, तो मैं इसको ऐसे ग्रिप कर सकता हूँ, यानी मैं इसको ऐसे ग्रिप कर सकता हूँ. मैं इसको ऐसे ग्रिप करके इसको ग्रिप कर सकता हूँ. अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है इस फॉर्म में, तो मैं इसको ऐसे, अगर मेरा हाथ है तो मैं इसको ऐसे ग्रिप कर सकता हूँ. सही. तो अगर कोई ऐसे ही ऑब्जेक्ट है, मैं इसको ऐसे ऊपर से भी आके ऐसे ग्रिप कर सकता हूँ इस ऑब्जेक्ट को. सो आई एम जस्ट गोइंग टू ग्रिप दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. इफ आई शुड नो द पोजीशन एंड ओरिएंटेशन, अगर मुझे उसकी पोजीशन एंड ओरिएंटेशन मालूम होगी, देन मैं उसको ग्रिप कर सकता हूँ. अकॉर्डिंगली आई विल हैव टू ओरिएंट दिस पर्टिकुलर एंड इफेक्टर. अगर मुझे उसकी पोजीशन एंड ओरिएंटेशन मालूम होगी, तो मैं जो मैनिपुलेशन का जो मुझे टास्क दिया गया है उसको मैं अकम्प्लिश कंप्लीट कर सकता हूँ. सो फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स में हम फाइंड आउट कर ट्राई टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ द एंड इफेक्टर विद रिस्पेक्ट टू द फेस, विद रिस्पेक्ट टू द जो रेफरेंस फ्रेम होता है, जो फिक्स बेस होती है. लेकिन कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको असाइन करना आना चाहिए और डीएच पैरामीटर्स आपको आना चाहिए. वी कैन ऑल्सो गो फॉर द रिवर्स डायरेक्शन, लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई नो दी, जो मेरा हाथ एंड इफेक्टर विद रिस्पेक्ट टू बेस, अगर मैं चाहूँ कैन आई नॉट फाइंड द बेस विद रिस्पेक्ट टू द एंड इफेक्टर. तो इसमें क्या है कि जो मेरा पर्टिकुलर रिस्ट जॉइंट है विद रिस्पेक्ट टू द एल्बो जॉइंट, दिस पर्टिकुलर विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर और वाइस वर्सा, हमें इन दोनों की इंफॉर्मेशन मालूम होनी चाहिए दोनों डायरेक्शन में, तभी हम उसके रिवर्स भी जा सकते हैं. तो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स हम जानते हैं, वो भी इन्वर्टेबल है, यानी उसको इन्वर्स ले लें तो उसको भी हम वो सब काम कर सकते हैं अगर हम इसके रिवर्स जाना चाहते हैं. तो ये था फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स का टॉपिक, उसमें कैसे मालूम किया. ये टॉपिक आप देख लीजिएगा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है.
इस टाइप की एग्जाम्पल आ सकती है। अभी आज की क्लास में यही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ इंशाल्लाह शुरू करेंगे। तो मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिएगा।